हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट वाला। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मोमल करंट जीके का पार्ट 6, जिसमें हम देख रहे हैं जून जुलाई 2022 की जो करंट अफेयर्स है और ये जो मैगजीन पब्लिश हुई थी अगस्त 2022 के अंदर। और जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखे हैं जो मोमल करंट जीके के पार्ट 1 to 5, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हो। आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके देखिएगा। और मैं एक राजस्थान जीके जिला दर्शन भी एक सीरीज़ चल रही है, तो उनके भी वीडियोस आप जाके देखिएगा। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो क्लास 6 से क्लास 12 तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी मैंने करवा रखे हैं, तो वो भी आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम मोमल करंट जी के पार्ट 6। और इसके बाद में एक पार्ट और कराऊंगा जो कि फाइनली कंप्लीट हो जाएगी हमारी बुक। तो आप ये टोटल पार्ट 7 में कंप्लीट हो रही है ये, तो ये पार्ट सारे देखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जून 2022 में जो क्वेश्चंस है तो हम देखते हैं। जून 2022 में किन दो देशों का राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? जून 2022 में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो ये दो देश कौन से? ये है गैबोन और टोगो। अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। गैबोन और टोगो को शामिल करने के बाद राष्ट्रमंडल देशों में अब 56 सदस्यीय देश है। तो कितने हैं? 56 सदस्यीय देश है। उल्लेखनीय है कि गैबोन और टोगो ऐतिहासिक रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश थे जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहे। रवांडा 2009 में राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला आखिरी देश था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो राष्ट्रमंडल देशों के समूह में कौन से दो देश शामिल हुए हैं, तो ये गैबोन और टोगो शामिल हुए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जून 2022 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी देशों के रूप में शामिल किया गया है? जून 2022 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी देशों के रूप में शामिल किया गया है? तो ये कौन से देश है स्टूडेंट्स? यह है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए। इन सदस्यों में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। ये सभी सदस्य वर्ष 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा। यह देश भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो ये 5 देश कौन कौन से शामिल किए गए हैं यूएनएससी में अस्थायी रूप में, और ये किन का स्थान लेंगे? ये लेंगे भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यीय देशों में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? यह है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश हैं, जो कि हर साल 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करते हैं। परिषद का सदस्य बनने के लिए हर देश को 2/3 बहुमत यानी 128 मतों की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स आप इसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का अवर महासचिव किससे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अवर महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रबा फातिमा को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबा फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। वह जमैका के काटेने रेट्रे के जगह लेगी। तो ये किन की जगह लेगी? ये लेगी जमैका के कर्टेने रेट्रे की जगह लेगी। राजदूत रबा फातिमा इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 जून 2022 को किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? 12 जून 2022 को किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है एलिजाबेथ द्वितीय। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 12 जून 2022 को थाईलैंड के राजा को पीछे छोड़कर फ्रांस के लुई 14वें के बाद इतिहास में दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है।
एलिजाबेथ द्वितीय ने थाईलैंड के राजा भूमिबल उदयुतर्जे को पीछे छोड़कर दूसरे लंबे समय राज करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। भूमिबल ने 1927 और 2016 के बीच 70 साल 126 दिन तक का राज किया था। फ्रांस के लुई 14वें सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट बने हुए हैं, जिन्होंने 1643 से 1715 तक 72 वर्ष 110 दिन तक शासन किया था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये बनाया एलिजाबेथ द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये है कृष्णा श्रीनिवासन। 8 जून को भारत के कृष्णा श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा IMF के एशिया प्रशांत के क्षेत्र के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये है कृष्णा श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी सचिव नियुक्त किया गया है? किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी सचिव नियुक्त किया गया? तो यह है अमनदीप सिंह गिल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के वरिष्ठ राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी से संबंधित दूत नियुक्त किया गया। वे अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग में कार्यक्रम का समन्वय करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया है, जिनके पास सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति के लिए जिम्मेदारी और समावेशी रूप से डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाने की ठोस समझ है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसको। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश के नाम बदलने की मंजूरी प्रदान की है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश के नाम बदलने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है तुर्की। तुर्की ने अपना आधिकारिक नाम बदलने का निर्णय लिया है। इस देश का नया परिवर्तित नाम तुर्की होगा। संयुक्त राष्ट्र से तुर्की के नाम को तुर्की बदलने का अनुरोध 3 जून को मंजूरी दे दी है। तुर्की का कहना है कि टर्की इंग्लिश का मतलब पक्षी या मूर्ख व्यक्ति से होता है, जिस कारण नाम में परिवर्तन किया गया है। राष्ट्रपति तय्यप एर्दोगन ने तुर्की शब्द तुर्की लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति वाला कहा था। तो याद रखिएगा इसमें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश के नाम बदलने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है तुर्की और इनके राष्ट्रपति तय्यप एर्दोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो यह है कसाबा कोरोसी। हंगरी के राजनयिक कसाबा कोरोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सर्वसम्मति से 7 जून 2022 को निर्वाचित हुए। महासभा का 77वां सत्र 13 सितंबर 2022 को प्रारंभ होगा। महासभा के अध्यक्ष पद पर 76वें सत्र के अध्यक्ष मालदीव के अब्दुल्ला सईद का स्थान लेंगे। महासभा के अध्यक्ष पद हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र तथा पश्चिमी यूरोप व अन्य देश से बारी बारी एक व्यक्ति का चयन प्रतिवर्ष जून माह में किया जाता है। इस वर्ष इस पद हेतु पूर्वी यूरोपीय देशों के क्षेत्र की बारी थी तथा हंगरी के कसाबा कोरोसी इस क्षेत्र से इस पद हेतु अकेले ही उम्मीदवार थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य राष्ट्रों में अर्जेंटीना, इक्वेडर व नाइजीरिया ही 3 ऐसे देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता का अवसर 2 बार प्राप्त हुआ है। विश्व के अधिक शक्तिशाली माने जाने वाले देशों अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन आदि से अभी तक कोई भी प्रतिनिधि महासभा की अध्यक्षता हेतु नहीं चुना गया। तो ये याद रखिएगा कि ये जो विश्व के अधिक शक्तिशाली माने जाने वाले देश है
अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन व चीन आदि से अभी तक कोई भी प्रतिनिधि महासभा की अध्यक्षता हेतु नहीं चुना गया है। भारत को महासभा की अध्यक्षता का अवसर 1953 में मिला था, जब भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी थी। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी व संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा 26 से 28 जून 2022 को की और उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाना था। जर्मनी में मोदी का मुख्य कार्यक्रम 26 से 27 जून को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने का था। मोदी को सम्मेलन के एक विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन से इतर विश्व के अनेक जाने माने नेताओं के साथ अलग से बैठकें भी मोदी की हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति सारिल रामाफोसा व यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन आदि इनमें शामिल रहे। इनके अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी इनकी संक्षिप्त मुलाकात हुई। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो 48वां शिखर सम्मेलन का हुआ, यह हुआ जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखने वाले सूचकांक। तो इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 180वां। जून 2022 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक में 180 देशों का शामिल किया गया। इस सूचकांक में भारत को सबसे निचला स्थान 180वां प्राप्त हुआ, स्कोर 18.90, जबकि वर्ष 2020 में भारत इस सूचकांक में 168वें स्थान पर था। इस सूचकांक में डेनमार्क का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। डेनमार्क को स्कोर कितना मिला? 77.90। इसके पश्चात यूनाइटेड किंगडम 77.70 को दूसरा स्थान, फिनलैंड इसका स्कोर है 76.50 को तीसरे स्थान, माल्टा 75.20 स्कोर है इसका जो कि चौथे स्थान पर है, वह स्वीडन को 5वें स्थान प्राप्त हुआ है। ये द्विवार्षिक सूचकांक येल विश्वविद्यालय के येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा मैकल मैकबेन फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित हुई। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा 180वां। और पहला स्थान किसने प्राप्त किया? पहला स्थान डेनमार्क ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम ने, तीसरा स्थान फिनलैंड ने, चौथा स्थान माल्टा ने और 5वां स्थान स्वीडन ने प्राप्त किया। और ये द्विवार्षिक सूचकांक येल विश्वविद्यालय के येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा मैकल मैकबेन फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित किया गया। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि भारत का स्थान 180वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 135वां स्थान। जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक फोरम ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की थी। इस रिपोर्ट में भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर रहा। 2021 में भारत 156 देशों में से 140वें स्थान पर रहा था। 0 से 1 के पैमाने पर भारत ने 629 स्कोर प्राप्त किया है। रिपोर्ट में आइसलैंड को सबसे अधिक समानता वाला देश घोषित किया गया। तो रिपोर्ट में आइसलैंड को सबसे अधिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। तो टॉप 5 देश कौन कौन से स्टूडेंट्स? तो टॉप 5 देश में सबसे पहली रैंक है आइसलैंड की, दूसरी रैंक है फिनलैंड की, तीसरी नॉर्वे की, चौथी न्यूजीलैंड की और 5वीं स्वीडन की। तो आइसलैंड का स्कोर रहा है 0.908, जबकि भारत का स्थान रहा 135वां और इसका स्कोर रहा था 0.629। 2006 से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 प्रमुख आयामों
आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक अधिकारिता को शामिल किया गया है। इन 4 आयामों पर देश को रैंक किया जाता है और उन्हें स्कोर भी दिया जाता है जो 0 से 1 के मध्य होता है। इसमें ज़्यादा स्कोर का मतलब उस देश में लैंगिक समानता ज़्यादा है, जबकि कम होने पर उसका उल्टा माना जाता है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 जून 2022 को जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 37वां। 15 जून 2022 को IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में 63 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि गत वर्ष भारत इस सूचकांक में 43वें स्थान पर था। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। इसके पश्चात स्विट्जरलैंड को दूसरा, सिंगापुर को तीसरा, स्वीडन को चौथा और हांगकांग को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में वेनेजुएला को सबसे निचला स्थान 63वां प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में प्रबंधन विकास संस्थान स्विट्जरलैंड द्वारा विश्व के कुल 63 देशों का आंकलन देश में आर्थिक विकास की स्थिति, देश में शैक्षिक कुशलता की स्थिति, देश में व्यावसायिक कुशलता की स्थिति एवं देश में अधोसंरचना के विकास की स्थिति के आधार पर किया गया। तो स्टूडेंट्स में याद रखिएगा जो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 37वां। और पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है डेनमार्क का है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 135वां स्थान है। जून 2022 में वैश्विक शांति सूचकांक 2022 GPI जारी किया गया। 163 देशों की सूची में भारत को 135वां स्थान मिला है, जबकि वर्ष 2021 में भारत इस सूचकांक में 138वें स्थान पर था। सूचकांक के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण और अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है। सूचकांक के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण और अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है। तो विश्व के 5 सबसे शांत देश कौन से हैं? तो 5 सबसे शांत देश है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया। और जबकि विश्व के 5 सबसे अशांत देश कौन से हैं? तो 163वें नंबर रैंकिंग पे है अफ़गानिस्तान, यमन, सीरिया, रूस, दक्षिणी सूडान। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 135वां। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आइसलैंड है जो कि दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण है, और जबकि अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जून 2022 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में 163 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? जून 2022 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में 163 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 121वां। जून 2022 में सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्टल्समैन स्टीफटन तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2022 में 163 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई। इस सूचकांक में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2021 में भारत को 120वां स्थान मिला था। सूचकांक में फिनलैंड स्कोर 86.51 को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद डेनमार्क को दूसरा एवं स्वीडन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सूचकांक में दक्षिण सूडान को 163वें स्थान पर रखा गया है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो हमारे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 है तो उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 121वां स्थान मिला है और जिसका स्कोर है 60.32। और फिनलैंड को है जो कि शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है जिसका स्कोर है 86.51। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 जून 2022 को अंगटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में FDI का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा? 9 जून 2022 को अंगटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में
एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा है? तो ये रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। 9 जून 2022 को UNCTAD UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जारी की गई। रिपोर्ट का मुख्य विषय इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट था। इसमें भारत वर्ष 2021 में $45 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के साथ 7वें स्थान पर रहा, जबकि भारत वर्ष 2020 में $64 बिलियन के एफडीआई के साथ 8वें स्थान पर था। वर्ष 2021 में शीर्ष एफडीआई आउटफ्लोस यानी बहिर्प्रवाह वाले देश कौन से हैं? यूएसए है जो कि $403 बिलियन के साथ है। जर्मनी दूसरे स्थान पर $152 बिलियन और तीसरे स्थान पर जापान $147 बिलियन के साथ। और जबकि शीर्ष प्रत्यक्ष विदेश निवेश अंतःप्रवाह यानी इनफ्लोस वाले देश कौन से हैं? यूएसए $367 बिलियन के साथ, चीन $181 बिलियन, हांगकांग चीन $141 बिलियन और कनाडा $60 बिलियन। तो स्टूडेंट्स इसमें याद रखना है आपको कि जो UNCTAD द्वारा जारी की गई विश्व निवेश रिपोर्ट में के अनुसार वर्ष 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो ये रहा है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत इस वर्ष 2021 में $45 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के साथ 7वें स्थान पर रहा, जबकि भारत 2020 में $64 बिलियन के साथ एफडीआई के साथ 8वें स्थान पर रहा था। तो ये याद रखिएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे बेहतर रहने योग्य शहर कौन सा है? वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे बेहतर रहने योग्य शहर कौन सा है? तो यह है जिनेवा, ऑस्ट्रिया। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने दुनिया के सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों की अपनी वार्षिक रैंकिंग और 2022 के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। EIU ने बुनियादी ढांचे, राजनीतिक स्थिरता, हरित स्थान की उपलब्धता, स्वास्थ्य देखभाल और अपराध दर सहित कई मापदंडों के आधार पर 173 शहरों को स्थान दिया है। शीर्ष पाँच रहने योग्य शहर कौन से हैं? तो यह है वियना ऑस्ट्रेलिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और कैलगरी कनाडा, वैंकूवर कनाडा और जिनेवा स्विट्जरलैंड। और पाँच सबसे खराब शहर कौन से हैं? ये तेहरान ईरान, डोवाला कैमरून, हरारे जिम्बाब्वे। भारत की राजधानी नई दिल्ली सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची में 112वें स्थान पर रखा गया है, जबकि मुंबई 117वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सिप्री ईयरबुक 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र कौन सा है? सिप्री ईयरबुक 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र कौन सा है? तो यह है रूस। जून 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा सिप्री ईयरबुक 2022 रिपोर्ट जारी की गई, जो हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करती है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 12,705 परमाणु हथियार है। इनमें सबसे ज़्यादा रूस के पास 5,977 है, जबकि अमेरिका के पास 5,428 है। परमाणु हथियार के मामले में तीसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 350 परमाणु हथियार है। रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक परमाणु हथियार है। तो भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? तो भारत के पास है 160 परमाणु हथियार है। और भारत के परमाणु हथियार जनवरी 2021 में 156 से बढ़कर जनवरी 2022 में 160 हो गए। सिप्री क्या है? सिप्री यह युद्ध, आयुध, सशस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जिसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सिप्री क्या है और देश में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शामिल भारतीय संस्थानों में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शामिल भारतीय संस्थानों में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। जून 2022 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वेक क्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की है।
ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 19वां संस्करण था। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को लगातार 11वें वर्ष पहले स्थान पर रखा गया है। यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS से बेंगलोर को देश में सर्वश्रेष्ठ और दक्षिण एशिया में उभरते संस्थान का खिताब मिला है। यह संस्थान दुनिया के उच्च शिक्षण संस्थानों में 155वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में वह 186वें स्थान पर था। रैंकिंग 2023 में टॉप 200 में IIT बॉम्बे 172वें स्थान पर है, जबकि IIT दिल्ली 174वें स्थान मिला है। रैंकिंग में 41 भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट। इसमें हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये मैड्रिड स्पेन में किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 28 से 30 जून 2022 को मैड्रिड स्पेन में किया गया है। सम्मेलन में रूस के हमले का प्रतिरोध करने के यूक्रेन के प्रयास में उसकी सहायता जारी रखने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन के अंत में स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट भी जारी किया गया। यह एक दस्तावेज है जो आगामी दशकों में गठबंधन की सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित किया गया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। वर्तमान महासचिव कौन है, ये है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कुल सदस्य देश कितने हैं, 30। संगठन का उद्देश्य क्या है, किसी एक सदस्य हमला होने पर सभी देश उसकी सहायता करेंगे। अगला शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा, ये होगा विल्नुस लिथुनिया में। तो स्टूडेंट्स इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मैड्रिड स्पेन में किया गया था। 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा विल्नुस लिथुनिया में। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके वर्तमान महासचिव कौन है, तो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कुल सदस्य देश कितने हैं, 30 है। और ये इसका संगठन का उद्देश्य क्या है, किसी एक सदस्य पर हमला होने पर सभी देश उसकी सहायता करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 23-24 जून 2022 को 14वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 23-24 जून 2022 को 14वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, तो यह है चीन। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 23 से 24 जून 2022 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी चीन ने की थी। सम्मेलन की थीम थी वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा देना। और इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ब्रिक्स दुनिया की 5वीं उभरती हुई अर्थव्यवस्था का एक समूह है, जिसके घटक राष्ट्र ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इन्हीं देशों के अंग्रेजी के नाम प्रथम अक्षर BRICS से मिलकर इस समूह का नामांकन हुआ है। ब्रिक्स देश में विश्व भर की 43% आबादी रहती है, जहाँ विश्व का सकल घरेलू उत्पाद 30% और विश्व व्यापार में इसकी 17% हिस्सेदारी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 14 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ, तो ये है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किगाली रवांडा में किया गया है। राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की 26वीं शिखर बैठक 25 जून 2022 को रवांडा के किगाली में आयोजित की गई। इस शिखर सम्मेलन चौगम की मेजबानी रवांडा ने और अध्यक्षता रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कांगामे ने की थी। इस बैठक में अफ्रीकी देश गेबोन और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किगाली रवांडा में किया गया था। और इस बैठक में अफ्रीकी देश गेबोन और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा।
वर्ष 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो यह है जम्मू कश्मीर। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था को प्रभावशाली समूह G20 की बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और भारत 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत 1999 में G20 की स्थापना के बाद से इसका सदस्य है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो भारत में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो यह है जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। और भारत 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। भारत 1999 में G20 की स्थापना के बाद से इसका सदस्य है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जर्मनी में। विकसित देशों के समूह G7 शिखर सम्मेलन 27 जून को जर्मनी के लोस एल्माओ में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को 6 खरब डॉलर की ढांचागत सहायता की घोषणा की गई। G7 देश में विश्व की जनसंख्या का 10.3% लोग रहते हैं। सदस्य देशों की जीडीपी विश्व की जीडीपी का 32.2% है, जबकि विश्व के निर्यात में 34% तथा आयात में 36.7% है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो G7 का 48वां शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है, तो ये है अपने जर्मनी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। 23 जून 2022 को बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का विषय भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड था। इस सम्मेलन का आयोजन उद्योग निकाय एसोचैम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया। इस सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया है। ज्ञातव्य है कि देश में मोटे अनाज का उत्पादन 2020-21 से बढ़कर 17.96 मिलियन टन हो गया है, जो 2015-16 में 14.52 मिलियन टन था। तो याद रखिएगा कि जो हाल ही में बाजरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 से 12 जून 2022 को एशिया सुरक्षा सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? 10 से 12 जून 2022 को एशिया सुरक्षा सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग का आयोजित किया गया। तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। सांग्रीला डायलॉग SLD का आयोजन 2 वर्ष के अंतराल कोविड-19 के कारण के बाद सिंगापुर में 10 से 12 जून 2022 को आयोजित किया गया। सांग्रीला वार्ता का उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री फमियो किशिदा द्वारा 10 जून 2022 को किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ द्वारा आयोजित एशिया के इस प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय सामरिक हितों के साथ ही ताइवान, म्यांमार और यूक्रेन के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक ट्रैक 1 अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो 10 से 12 जून 2022 को एशिया सुरक्षा सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग का आयोजित किया गया। तो सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 15 से 17 जून तक राज्यों के मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा क्षेत्रों के लगभग 200 विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।
सम्मेलन विस्तृत विचार विमर्श के लिए 3 विषयों की पहचान की गई, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, शहरी शासन और फसल विविधीकरण और तिलहन दलहन और अन्य कृषि वस्तु और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना शामिल था। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखने वाले गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जुलाई 2022 के देख लेते हैं हम। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया गया। 28 जुलाई 2022 को हुए उद्घाटन समारोह में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह इन खेलों में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो 28 जुलाई 2022 को हुए उद्घाटन समारोह में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह इन खेलों में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निशानेबाजी और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया। इस खेलों में पहली बार महिला T20 को भी शामिल किया गया है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे। इन खेलों में भारतीय दल ने कुल 66 पदक जीते, जिसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे। द बार इन खेलों का लोगो था। तो बार इन खेलों का लोगो था। और इनके आप इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। तो भारत के जो ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। और इस पहली बार इस खेल में T20 महिला T20 को शामिल किया गया। और इस खेल में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में निशानेबाजी और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। और इन खेलों का लोगो क्या था? द बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। 28 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम में पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का भी शुभारंभ किया था। उल्लेखनीय है कि 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी पहली बार भारत में और 30 साल बाद एशिया में की जा रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन भारत में किया जाएगा। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का मेजबानी भारत करेगा। बर्मिंघम में 26 जुलाई 2022 को ICC के वार्षिक सम्मेलन में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बोली लगाई और विश्व कप की मेजबानी का अधिकार हासिल किया। इससे पहले भारत 2013 में भी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। इस बीच बांग्लादेश ने 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप की मेजबानी हासिल की है, जबकि 2026 में T20 विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित होगा। 2027 महिलाओं की पहली चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 से 2027 के बीच भारतीय टीम 38 टेस्ट मैच खेलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप वीडियो पॉज करके आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा कि मेजबानी कौन सा देश कब कर रहा है। तो ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा, आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हांगझो चीन में किया जाएगा। इस साल कोरोना महामारी के कारण स्थगित किए गए एशियाई खेलों की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने कुवैत में 26 जुलाई 2022 को नई तारीखों का ऐलान किया है। OCA के अनुसार एशियन गेम्स अगले साल चीन के हांगझो में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होंगे।
2028 ओलंपिक गेम्स। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक और पैरालंपिक आयोजकों ने खेलों की आधिकारिक तिथि की घोषणा कर दी है। आयोजकों ने बताया कि लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह 14 जुलाई को होगा, जबकि इसका समापन 30 जुलाई को किया जाएगा। पैरा ओलंपिक खेल 15 अगस्त 2028 को शुरू होकर 17 अगस्त को समाप्त होंगे। लॉस एंजलिस तीसरी बार ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। तो याद रखिएगा, जो 2028 का ओलंपिक गेम है उनकी मेज़बानी कौन करेगा, तो ये लॉस एंजलिस करेगा, जिसमें ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों ही खेल होंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और 2023 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन कौन कर रहा है, तो ये होंगजो चीन कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल व महिला एकल के खिताब के विजेता खिलाड़ी कौन है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल व महिला एकल के खिताब के विजेता खिलाड़ी कौन है। तो पुरुष एकल के हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और महिला एकल के हैं एलेना राइबकिना, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। 10 जुलाई 2022 को लंदन में खेले गए फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस को पराजित किया, 7वीं बार विंबलडन जीता है। इस खिताब के साथ जोकोविच, रोजर फेडरर, पीट सम्प्रास और ब्योर्नबर्ग के बाद लगातार 4 वर्ष तक खिताब जीतने वाले चौथे खिलाड़ी हो गए हैं। ये जोकोविच का कुल मिलाकर 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। अब वे राफेल नडाल के रिकॉर्ड से बस एक खिताब पीछे है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। कजाकिस्तान की एलेना राइबकिना ने विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो कजाकिस्तान की एलेना राइबकिना ने विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में ट्यूनीशिया की ओंस जयपुर को पराजित किया है। पुरुष युगल विजेता कौन है, तो पुरुष युगल विजेता है एमडेल और समपरसेन। महिला युगल विजेता है के सिनी चाकोबा और बी क्रेजी कोवस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक बार वीडियो पॉज कर इन पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल के खिताब के विजेता कौन है। महिला ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल के खिताब के विजेता कौन है, तो यह है विक्टर एक्सेल्सन। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल के खिताब के विजेता कौन है, तो यह है विक्टर एक्सेल्सन। मलेशिया ओपन 2022 का आयोजन 28 जून से 3 जुलाई 2022 तक मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ। प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क और महिला एकल का खिताब रेचानोक इंथानोन थाईलैंड ने जीता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये अपने गुजरात में किया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के मध्य गुजरात में किया जाएगा। इन खेलों का पिछला संस्करण 2015 यानी 35वां केरल में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, जो 35वां संस्करण है वो केरल में आयोजित किया गया, जबकि 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन है। फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन है, तो यह है भगवानी देवी डागर। भारत की 94 वर्षीय महिला एथलीट भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 3 पदक अपने नाम किए। तो इन्होंने कितने पदक अपने नाम किए, 3 पदक अपने नाम किए। इसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल है। भगवानी देवी ने स्वर्ण पदक 100 मीटर स्प्रिंट रेस में हासिल किया, जबकि शॉटपुट में कांस्य पदक अपने नाम किया है। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन 2022 का आयोजन 29 जून से 10 जुलाई के मध्य फिनलैंड स्थित टेम्पेट में आयोजित किया गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो भारत की 94 वर्षीय महिला एथलीट है भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 3 पदक अपने नाम किए थे। इसमें से 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता कौन है? तो ये है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। सिंधु ने फाइनल मैच में दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग जी यी को पराजित किया। पीवी सिंधु का ये पहला सिंगापुर ओपन खिताब है। पीवी सिंधु से पहले साइना नेहवाल ने 2010 और साई प्रणीत ने 2017 में खिताब जीता था। इस साल का ये सिंधु का तीसरा खिताब है। इससे पहले वो कोरिया ओपन और स्विस ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी है। तो याद रखिएगा इसमें कि जो भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता कौन है? वह है पीवी सिंधु। और इनसे पहले इन्होंने कोरिया ओपन और स्विस ओपन का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर जिन्होंने सर्बिया में आयोजित पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता तो कौन है? तो यह है आर प्रज्ञानंदा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता। उन्होंने 9 दौर के मुकाबले 8 अंक हासिल किए। वह इस दौरान अजय रहे और आधे अंक की बढ़त के साथ जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही उन्होंने वर्ल्ड लाइव रैंकिंग में शीर्ष 100 में वापसी की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय ग्रैंड मास्टर जिन्होंने सर्बिया में आयोजित पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट में खिताब जीता है तो कौन है? ये आर प्रज्ञानंदा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? जुलाई 2022 में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह है भारत। दक्षिण कोरिया में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में भारत ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते हैं। भारत के मेराज अहमद खान ने स्किट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। मेराज विश्व कप के स्किट इवेंट में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष निशानेबाज है। तो याद रखिएगा कि जो भारत के मेराज अहमद खान ने स्किट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। मेराज विश्व कप के स्किट इवेंट में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष निशानेबाज है। ये दूसरी बार है जब भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इससे पहले इस वर्ष काहिरा में पहला चरण जीता था। तो याद रखिएगा इसको। ये ISSF शूटिंग विश्व कप का दूसरा चरण था जो कोरिया का चांगवॉन में 9 जुलाई से 21 जुलाई तक खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। महिला हॉकी विश्व कप 2022 के खिताब की विजेता टीम कौन सी है? महिला हॉकी विश्व कप 2022 के खिताब की विजेता टीम कौन सी है? तो यह है नीदरलैंड्स। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 के खिताब नीदरलैंड ने जीता है। फाइनल में नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को 3-1 से पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को पराजित कर तीसरा स्थान हासिल किया। नीदरलैंड की टीम ने 2014-18 में भी खिताब जीता था और ये टीम का कुल 9वां विश्व कप खिताब है। और 1 से 17 जुलाई 2022 के मध्य FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन किसने करवाया? ये स्पेन और नीदरलैंड ने करवाया था। तो इसमें याद रखिएगा कि जो महिला हॉकी विश्व कप 2022 के खिताब किसने जीता है? ये नीदरलैंड ने जीता है। और ये FIH महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन किसने कराया? स्पेन और नीदरलैंड ने कराया था। और नीदरलैंड 2014-18 में भी खिताब जीता था और ये टीम का कुल 9वां विश्व कप खिताब है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। भारतीय महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर रही। तो भारतीय महिला हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही? 9वें स्थान पर रही अपनी। गोलकीपर सविता भारतीय महिला टीम की कप्तान थी। तो गोलकीपर सविता भारतीय महिला टीम की कप्तान थी। भारत ने एशिया अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण जीते, 9 रजत और 9 कांस्य सहित 22 पदक जीते थे। तो भारत ने एशिया अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य सहित 22 पदक जीते थे। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन है?
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह है मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले लंबी कूद के पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। विश्व रैंकिंग में 13 नंबर के खिलाड़ी श्रीशंकर ने 8 मीटर के 7वें सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ फाइनल में जगह बनाई है। अंजू बॉबी जॉर्ज विश्व चैंपियनशिप में लंबी कूद फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय थी और वह पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय है जिन्होंने पेरिस में 2003 में कांस्य पदक जीता था। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह है मुरली श्रीशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह है नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 24 जुलाई 2022 को अमेरिका में प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर की दूरी के साथ दूसरे स्थान प्राप्त किया। एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में कांस्य पदक जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत एक मेडल जीतकर 33वें स्थान पर रहा है। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? 33वें स्थान पर रहा। अमेरिका ने कुल 33 पदक जीतकर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में दूसरा व तीसरे स्थान पर क्रमशः इथियोपिया व जमैका ने प्राप्त किया है। तो पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर रहा अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा है इथियोपिया और तीसरे स्थान पर जमैका रहा है, जबकि भारत रहा है 33वें स्थान पर। और नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। स्टूडेंट्स हम पार्ट 6 को यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो जिन्होंने पार्ट 1 से पार्ट 5 नहीं देख रखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप आ जाके देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और पार्ट 7 जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा और उसी के साथ अपनी मोमल करंट जीके कंप्लीट हो जाएगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।